दोस्तों अक्सर अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपनी कॉलोनी में, स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं किसी की आंखें नहीं, किसी के बाजू नहीं, पाँव नहीं, कोई मेंटली डिरेंज्ड। तो एक सवाल पूछने का जी चाहता है ऊपर वाले से, ऊपर वाले तूने आधा अधूरा तोहफा क्यों दिया? चांद दिया चांदनी रख ली, नींदें दी ख्वाब रख लिए, आग दी तपिश रख ली। फिर ख्याल आता है किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। मगर अफसोस कि आज जो लोग हमारे बीच हैं, ना ज़मीं उन्हें मिली, ना आसमां मिला, मिली तो तकलीफ़ें, दर्द, रोग। इस जहाने बेकसी में अपनी है किसको तलाश, ढूंढते फिरते हैं इंसानों को इंसानों में हम मुकद्दर के सताए फिर रहे हैं दर बदर, किस कदर लाचार हैं आबाद वीरानों में हम। इस जमाने में बहुत हम दर्द साथी हैं मगर बोझ समझे जाते हैं दुनिया के नादानों में हम। तुम हमें जीने न दोगे हमको ये मालूम है, हाँ मगर जी जाएंगे तुम जैसे बेजानों में हम। हाँ मगर जी जाएंगे, हाँ मगर जी जाएंगे, हाँ मगर जी जाएंगे। आज के इस एपिसोड में हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। आइए इनसे मुलाकात करें, इनकी ज़िंदगी में झांकें, इनसे बातचीत करें। सबसे पहले मुलाकात करें रितु साहिबा से। रितु, आप कब से डिसेबल्ड हैं? मैं जन्म से डिसेबल्ड नहीं हूँ। ये मैं बिल्कुल चंगी भली थी और मैं पढ़ा रही थी, एक अमेरिका होके आई थी और एक इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में पढ़ा रही थी जी। वुडस्टॉक। मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी जो ग्राउंड फ्लोर पे था जी। और उसमें ज़्यादा झुक गई और मैं नीचे ज़मीन पे मुंह के बल गिरी, ब्रिक लेड फ्लोर पे, जी। पत्थरों पे। और मेरा जीवन बिल्कुल सब संघर्ष मेरा तब से शुरू होता है। और अब मेरे संघर्ष को पौने 10 साल हो गए, क्योंकि सितंबर 1990 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी, और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। आपके सर पे चोट लगी थी? सर, ब्रेन स्टेम इंजरी। जी। और वो बहुत बचते नहीं हैं लोग उसमें। तो डॉक्टर रोहित ने कहा ये 15 मिनट जिएगी, उससे ज़्यादा नहीं। मगर जब मैं उससे ज़्यादा जी ली तो फिर उन्होंने मेरे सिर में छेद किए और फिर 4-5 घंटों के बाद मेरे माता पिता दिल्ली से पहुँचे। फिर जब ऑल इंडिया लाए तो उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं सोची थी कि ये बचेगी नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बचेगी। और इसलिए उन्होंने मेरी टूटी हुई हड्डियाँ, जैसे मेरी हिप बोन टूटी हुई थी और मेरी ये आर्म बोन यहाँ टूटी, इसलिए मैं अब जकड़ गई है। जी। ये मैं इसे खाना नहीं खा सकती अपने दाहिने हाथ से, मैं अपने बाएं हाथ से खाती हूँ। मेरे सामने के दांत, ये कैप लगी हुई है यहाँ। मैं 2 महीने बेहोश रही और फिर जब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से घर भेजा तो उन्होंने कहा कि ये बोलेगी नहीं, ना बोलेगी, सुनेगी या चलेगी। और अब आप सब कुछ कर सकती हैं? अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये सब कैसे हुआ? ये इस सब के लिए बहुत संघर्ष तो लगा ही। मैं 1 साल मैंने बहुत ज़बरदस्त फिजियोथेरेपी की। मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत इनकरेजमेंट दिया। शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई होंगी। हाँ, बहुत रोई और मैं सबसे पूछती आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या किया। बहुत से सपने होंगे आपके, बहुत से ख्वाब होंगे, बहुत कुछ बनना मैं है। 26 की थी। मेरे और ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ, मगर लोग समझ सकते हैं कि मैं सबसे छोटी थी घर में
और मेरी शादी होने वाली, मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, तो मैं तीसरी बची थी, मेरी भी शादी होने वाली थी। और मैं 26 थी, अमेरिका होके आई थी, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही थी, नौकरी अच्छी थी, ये था, सब कुछ था। और एकदम से, जैसे मैं कहती हूँ, मैं इसको बहुत, इस कंपैरिजन को बहुत करती हूँ, जैसे उड़ते हुए पंछी के पर काट दिए जाते हैं, उसी वही हाल था मेरा। फिर उसके बाद मैंने अपने को संभाला और अपने दिल को मजबूत किया। अब दिल मजबूत है आपका? काफ़ी, मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं सोचती हूँ जैसे मेरी और सब चीज़ें ठीक हुई, मैं शादी भी करूँगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हमारे बीच एक श्री ओम प्रकाश जी भी हैं, जिन्होंने अचानक कुछ बरस पहले अपनी आंखें खो दी। आइए उनसे भी मुलाकात करें। ओम प्रकाश जी, ये हादसा आपके साथ कब और कैसे हुआ? हमारी एक आंख में इसमें कमी आई, दाहिनी आंख में। हमने इलाज कराया तो उससे कोई कामयाबी नहीं मिली। धीरे धीरे वो बिल्कुल वीक हो गई। अब आपको बिल्कुल नजर नहीं आता? नहीं, अब मैं 100 ब्लाइंड हूँ। हमारी एक दुनिया थी, वो हमारी उजड़ गई। उसी दौरान हमारी बीवी ने हमको धोखा दिया सर। बहुत गिड़गड़ाया, हमारा दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मेरे 4 बच्चे हैं। आपके बच्चों का क्या व्यवहार रहा आपके साथ? बच्चों का तो हमारा व्यवहार, जब तक मेरी आंख सही रही जब तक, तो हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। और ब्लाइंड होने के बाद वो अपने माँ के कहने में चलने लगे। अब आप बिल्कुल अकेले हैं, अब तन्हा हम हैं। दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय एक ईश्वर के अलावा। जैसे अब हमारे ऊपर गुजर रही है कि हमें कोई दिखाई नहीं देता, हमारे साइड से कोई निकल जाता, मैं खड़ा हूँ, अगर किसी से कुछ कहता हूँ कि हमको भैया रास्ता पार करा दो या भैया हमें ऊंचा नीचा बता दो, तो बहुत से तो आजकल ऐसे हैं कि सीधे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा हम ऐसे परासरू कब तक रहेंगे कि हमको बोझ लगता है, हमने कुछ हमें करना चाहिए। फिर हम ब्लाइंड स्कूलों में कई जगह गया, हमने सर हमें कुछ काम सिखा दीजिए जो हम क्रिएटिव। अभी आप किसी ब्लाइंड स्कूल के साथ जी हाँ। जुड़े हुए हैं? हाँ जी, अभी मैं 1 महीने से जुड़ गया हूँ। ओम प्रकाश जी, अब जिंदगी के इस दर्दनाक चौराहे पर खड़े होकर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? संघर्ष करना या मर जाना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हम मर तो चुके ही हैं। ये तो हमारी जिंदा लाश है। जिस इंसान का परिवार नष्ट हो गया हो, चमन उजड़ गया हो, दुनिया उजड़ गई हो, तो उसके दिल पे तो कभी कभी हम रो पड़ते हैं, यादें आती हैं। याद तो नहीं भूलते हैं, मरते दम ही तक याद रहे, नहीं भूलेंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे राकेश चड्ढा साहब से। ही इज़ ए साइकेट्रिस्ट, ये हमारे बीच हमारे पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर चड्ढा, कुछ तो जन्मजात डिसेबल होते हैं, तो वो तो जहाँ तक हमने सुना है या देखा है, वो हालात से समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विकलांग होते हैं जो ज़िंदगी की ऐसी दहलीज पर जाकर उन विकलांग हो जाते हैं जब वो उसको दे कैन नॉट कोप विद इट। तो ऐसे जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें क्या आप सीख देना चाहते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में एक एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत होती है जी, जिसमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसमें मदद दे सकता है। साथ में ऑफ कोर्स परिवार जो है, परिवार इसके अंदर बहुत योगदान देता है। जैसे ओम प्रकाश जी के साथ हुआ कि परिवार ने योगदान नहीं दिया, और समाज का सहयोग साथ में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब भी किसी को ऐसी स्थिति आती है, विकलांग होता है, ऐसा तो नहीं है कि शरीर के सारे अंग ख़त्म हो जाते हैं। जी, कुछ ना कुछ शरीर के हिस्से तो पूरी तरह से डेवलप रहते ही हैं। जी, तो ऐसे हालात में आदमी अगर ऐसा देखे कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं कि जो हैंडीकैप्ड हैं या किसी तरह का उनमें अंग विकसित नहीं है, वैसे लोग भी दुनिया में जी रहे हैं, और हर तरह का, कई बार ऐसे लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी रहते हैं। ऐसे हैं। पेंटर्स, म्यूजिशियंस, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि, और ब्लाइंड्स तो म्यूज़िक में तो ब्लाइंड्स का काफ़ी, हमारे फिल्म्स के म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं जो ब्लाइंड हैं। रविंदर जैन हाँ जी, जी। जी, तो उन सबको, उन सफलताओं को देखते हुए ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है। कंट्रीब्यूशन ये जो सब जगह से आता है, समाज से, परिवार से, और ऑफ कोर्स सरकार भी समाज का ही एक अंग है। तो ये सब और चीज़ें सरकार कितनी मदद करती है तो आप जानते ही जी, हैं। दोस्तों, अब आप किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हैं या उससे ताल्लुक किसी तरह की मुश्किल में, तकलीफ में, दर्द में, तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा।
हम आपके साथ हैं। आइए मुलाकात करें मिसेस किरण सहगल से, जो डिसेबल्ड हैं और आज हमारे बीच हैं। मिसेस सहगल, कितने बरस पहले आप डिसेबल हुई? लगभग 30 साल पहले। 30 साल पहले। मैं दिल्ली से रोड किला जा रही थी, जी। तो रांची के पास एक छोटे से गांव में मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरी कार का ट्रक के साथ। जी। और देयर माय लेफ्ट आर्म इट वाज कम्प्लीटली चॉप्ड ऑफ। मेरा जी। ड्राइवर रास्ते में सो गया था जी। और उसने एक खड़े ट्रक में गाड़ी सुबह 9:15 बजे मार दी। एकदम मुझे लगा कि नहीं, सब तरफ खून खून बह रहा है, तो यहाँ से नहीं है कुछ भी। जी। एकदम चॉप्ड ऑफ हो गया। तो मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ थे वो सब रोने रोने लग गए कि हम क्या बात करेंगे, क्या जवाब देंगे घर जाके। ऐसा रोना धोना मत कीजिए, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलिए प्लीज़। हॉस्पिटल ले गए, थोड़ी सी दूर था, वहाँ पे डॉक्टर 3 दिन पहले ही नए आए थे। उन्होंने 9 आवर्स का मेरा वहाँ ऑपरेशन किया, छोटे से विलेज में। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 26 ईयर ओल्ड। 6 साल मेरी शादी के हुए थे। और वहाँ के लोग आके लाइनों में आके खड़े हो गए मुझे देखने के लिए, और मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। और डॉक्टर की तरफ मैंने देखा, बिकॉज मैं बोल तो पा ही नहीं रही थी। ही सेड, मैडम आप घबराओ नहीं, ये सब लोग आपको दुआएं देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देन मेरे हस्बैंड वहाँ आ गए, और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी की ये 30 साल इस तरह से जी ली मैं, तो बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। बिकॉज उसी टाइम उन्होंने आके मुझे सबसे पहले वर्ड्स ये बोले कि तू ज़िंदा है, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है, और जो मेरे दोनों हाथ हैं ये तेरे ही हैं। मेरे मतलब दुनिया जो थी, मेरे लंबे लंबे बाल थे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काट दिए। और डिप्रेशन इतना ज़्यादा था, रोना ही रोना हर टाइम। और 1 साल तो लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इवन नहा भी नहीं सकती थी मैं। कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई, या कुछ नहीं हो सकता है। आज भी जैसे अब मैं ग्रैंड मदर बन गई हूँ, लेकिन बच्चों को उठाने का बहुत मन करता है। आई मीन हमारे जैसे लोग तो रोज़ ही मरते हैं। नॉर्मल लोग तो मतलब ज़िंदगी में एक बार मरते हैं, लेकिन हम लोग रोज़ मरते हैं। जब जब आपका मन करता है कुछ करने को, कुछ होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप मरते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी तो 30 साल कट गए, बाकी भी कट जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी, ये कोई जीना नहीं था, लेकिन जीना था तो जी लिया। दोस्तों, हमारे बीच जावेद आबिदी साहब बैठे हैं। ही इज़ एन एक्टिविस्ट। आइए उनसे कुछ बातें करें। जावेद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये अलग अलग घरों में क्यों हैं, अलग अलग घरों में क्यों हैं, अलग अलग छतों के नीचे क्यों हैं, एक क्यों नहीं हो जाती? तो इससे बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता कि जो विकलांग लोगों को, विकलांग संस्थाओं को जुड़ना चाहिए था, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, हाथ बटा के काम करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं हुआ। अब जाके कहीं पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल में कुछ थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और अभी भी टू बी वेरी फ्रैंक, कम से कम मैं तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। 7 करोड़ भारतीय विकलांग हैं। जी बेशक। 6% ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 6% आबादी हमारे देश की विकलांग है। कहाँ छुपी हुई है, क्यों नहीं सामने आती, क्यों नहीं दिखती? इसीलिए हम जैसे लोगों ने एक टर्म इजाद की है कि इनविजिबल माइनॉरिटी। इट इज़ अ माइनॉरिटी, इट्स अ वेरी साइजेबल माइनॉरिटी, बट इट इज़ इनविजिबल, इट इज़ नॉट सीन। दोस्तों, अब आप डिसेबिलिटी के अलावा भी किसी और तरह की मुश्किल में, तकलीफ में, दर्द में, तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे बीच नवीन साहब भी बैठे। आइए इनसे मुलाकात करें और इनसे कुछ बातें करें। नवीन, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैंने 12th पास किया है। अच्छा जी। क्या डिसेबिलिटी है आपको, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे नॉन जेनेटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है बचपन से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जी। बचपन तो क्या होता है उससे? उससे फुल बॉडी में वीकनेस आती है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिससे कि हम चल नहीं पाते। चलने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है जी। और फुल बॉडी में हर जगह जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? डिसेबिलिटी के साथ तो कुछ भी करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अभी तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये मेरा एम मैंने बना लिया कि मुझे बनना ही है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। और मुसीबत आती क्या क्या है आपको? हर स्टेप में मुसीबत है। घर से निकलिए, घर से शुरू होता है ये मुसीबत। घर में तो पेरेंट्स सारे मिलके इस प्रॉब्लम को इतना दिखा नहीं रहे होते, लेकिन घर से बाहर स्टेप्स हैं। स्कूल है, स्कूल में अलग सा प्रॉब्लम, फिर लैब है, लैब में अलग सा प्रॉब्लम, लैब के बाद एग्ज़ाम है, ट्यूशन है, ट्यूशन में जाना, फिर वहाँ से वापस आना, एग्ज़ाम सेंटर में
PH करके लिखवाते हैं, तब भी वो 3rd फ्लोर में एग्ज़ाम सेंटर डालते हैं। पता नहीं ऐसे ये इतनी सारी मुसीबत एक साथ। और फिर भी आपको उम्मीद है कि जी हाँ, आप बिल्कुल। कुछ बन सकेंगे। ज़रूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे बीच मिसेस आशा दास हैं। शी द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आइए इनसे मुलाकात करें। आपका डिसेबिलिटी एक्ट 22 दिसंबर 1995 को जो बना था, उस पर आशा जी एक्ट कब होगा? थोड़ा टाइम लगता है प्रोविज़न सारे करने के लिए, पर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव व्यू डिसेबिलिटी का लिया गया है। जितनी ज़रूरतें या जितनी आवश्यकताएं हैं इस एरिया में, हर एक स्टेप पे कि डिसेबिलिटी के लिए पूरे देश में व्यवस्थाएं वैसी करें जिससे कि सर्विसेज मिल सकें, उसके लिए मैन पावर रिसोर्स का हम डेवलपमेंट कर सकें। डोंट यू थिंक इट्स अ शेम फॉर अस कि इतने बरसों में हमें आज़ाद हुए, इतने साल हो गए, और आपके 1995 के जो एक्ट को मैंने पढ़ा है उसमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस स्टैंड्स में, हर जगह आपने प्रोविजंस देने की बात की है। यहाँ तक कि जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है उसको भी एम्बॉस्ड करके बनाया जाना चाहिए कि जो एक अंधा है, लाचार है, वो अपने पाँव से या लाठी से टटोल कर जा सके। नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं, पर यह है कि एक विभाग, हमारा विभाग तो केवल यह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है जिसको कि बाकी सबके साथ कोऑर्डिनेट करके ये कार्य करना है। तो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हो पाता है? PWD एक्ट के अंतर्गत जैसे हर विभाग को कुछ स्टेप्स खुद लेने हैं और उनको इस चीज़ में ये व्यवस्थाएं अपने हर एक विभाग में करनी है। हम लोगों ने एक्ट के अंतर्गत हर विभाग के लिए क्या क्या कदम उनको उठाने चाहिए, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये भी बना के हर विभाग को भेज दिए हैं। उसके बाद हम लोग उनके साथ निरंतर समय समय पर बैठकें भी करते हैं जिससे कि वो व्यवस्थाएं करें। पर हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है जो कि हमने पहले किया नहीं है। मुझे ये लगता है कि क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है, एक जगह पर ये लोग इकट्ठा नहीं है, और पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है कि इनसे हमारी हार जीत तो होनी नहीं है, तो इसलिए इन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इसमें। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये दे दूँ कि पहली चीज़ कि PWD एक्ट ये कोई जनता ने या और किसी ने नहीं लाया, सरकार ने होके सामने आके उसको मान्य करके लिया है, जो कि अपने सामने एक उद्देश्य रखा है कि ये सारी सुविधाएं हमको देनी हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 95 में कानून सरकार ने नहीं दिया। 95 में कानून हमें लड़ के मांगना पड़ा, सड़कों पे हम निकले, एजिटेशन करना पड़ा। मिसेस अडवाणी बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं जो उस एजिटेशन का हिस्सा थे, नारे लगाई है, हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे। जी, हड़ताल करनी पड़ी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे निकलकर, तब कहीं जाकर शर्म की बात। दिसंबर में कानून पास हुआ है। और अब 5 साल गुजर गए और जैसा आपने कहा कि द एक्ट इज ऑन पेपर। किताबी मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इसमें कि ये सारी सुविधाएं हमको देनी हैं। जी। एक इट्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटेंट एंड व्हाट वी विश टू मिसेस डू। दास, जो देनी है, होनी है, करनी हो भी है, रही हैं। होगी, नहीं, ये जो हो एक एटीट्यूड है गवर्नमेंट नहीं, का। मैं ये बताऊं कि इसमें से बहुत सी चीज़ें हो रही जी। हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पिछले 3 साल में ही देखिए, हमारा बजट अगर आप लें तो उसमें करीब 114% की वृद्धि हुई है ये तो और disability के क्षेत्र में है। अफसोसनाक बात है कि बजट बढ़ रहा है और सहूलतें कम हो रही हैं। नहीं, आप कुछ सहूलियतें पूछना देने के चाहेंगे लिए बेटा? हर चीज़ को हमें बैक करना पड़ता है, ये तो हमारा राइट है। देखिए, हमारा reservation- राइट हमें नहीं मिल रहा। हर जगह किसी भी जगह जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ। मुझे अभी इंजीनियरिंग लेना है, ना तो DC में रिजर्वेशन है, इंद्रप्रस्थ में ये एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं है। अब मुझे अपने नेटिव बेंगलोर जाना पड़ रहा है और वहाँ पे मेरे फादर एंड मदर नहीं रह सकते, तो फिर अब मैं कैसे मैनेज करूँगा? मंत्रालय ने एजुकेशन मिनिस्ट्री से इसको लिया भी है कि हर क्षेत्र में, हर संस्था में, हर लेवल पे रिजर्वेशन हो। संभवतः मांग, मुझे पता नहीं है कि उनकी पूरी रिजर्वेशन के हिसाब से सीट्स भरी हैं कि नहीं अभी, पर हो सकता है नहीं हुई हैं, तो उसके लिए आप अगर हमें दें, हम फिर उनके पास जाएंगे। आशा जी, मुझे क्या लगता है कि अगर एक पूरे दिन के लिए मैं आपके घर आ जाऊं या आपके मिनिस्टर के घर आ जाऊं और हम दोनों अपने अपने हाथ पीछे बांध लें या अपनी अपनी लात बांध लें या एक दिन के लिए पट्टी लगा लें काली, तो शायद शाम तक हम सुलझा लेंगे सारी मुश्किलों को, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि एक हैंडीकैप क्या होता है, एक
नहीं, डिसेबल क्या होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मैं क्योंकि तो अगर ये तैयार हूँ होता- आपके साथ जाने के लिए। नहीं, मैं भी तैयार हूँ उसके साथ बैठने के लिए। स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि इसमें मदद हो। नहीं, बेशक PWD एक्ट के हमें भी अंतर्गत हो उम्मीद रहा है कि हम जो हमने खुली आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो न बांधें। मुझे ये ऐसी उम्मीद है कि आगे आकर और काफ़ी कदम उठाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रास्ते तंग हैं, अंधेरे हैं, मुश्किल हैं, तन्हा हैं, मगर फिर भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ताकत है, साहस है, हौसले हैं। आपने देखा ही होगा, इन लोगों को आपकी दया या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, इन्हें ज़रूरत है अपनायत की, मोहब्बत की, प्यार की, स्नेह की। हमें कोशिश करनी चाहिए ये सब हम इन्हें दे सकें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुहिम में, अपने आंदोलन में, अपनी मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।